हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज रतन टाटा जी का देहांत हुआ और एक कहा जाता है कि ऐसे नायक का अंत हुआ जिसने बिजनेस के साथ साथ देश को भी समर्पित था और देश के लिए भी उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। हमेशा जब भी कभी देश को ज़रूरत पड़ी वो पहले बिजनेस को पीछे रखते थे और देश को आगे रखते थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए और मध्यम वर्ग के लिए भी काम किए और कुछ काम तो ऐसे होते थे जो मतलब समाज के लिए वो कर भी देते थे और वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जानना और ऐसे लोगों के लिए समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है। आज एक कहा जाता है, मैं यही कहता हूँ कि एक महानायक, मैं उन्हें कहूँगा कि वो एक सदी के महानायक तो किसी और को कहा गया है, लेकिन मैं उनका भी मतलब सम्मान करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके सम्मान लायक नहीं है। लेकिन सदी के महानायक अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो हमारे समाज में महानायक के रूप में, हमारे देश के लिए महानायक के रूप में काम अगर किए तो रतन जी ने किया था, रतन टाटा जी ने किया था। तो उनको बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, और जो बिजनेस है जो उनके जरिए या उनके जरिए चालू किया गया वो हमेशा देश में आगे बढ़ता रहे। वो देश के और भी उनके पीछे जो लोग हैं वो देश के प्रति समर्पित रहें और हम आप भी देश के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ दिया है और इस देश ने हमें बहुत कुछ देना है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को क्या देते हैं। तो उसी में चलते हुए तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। केमिस्ट्री में मैटर पढ़ रहे थे। अब मैटर में मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, किस चीज़ों के बारे में जाना, जैसे फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, फिर उसके एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं तत्व को पूरा मतलब मैंने जो मैटर है मैटर को पूरा क्लासिफाइड किया था आपके सामने। अब उसी मैटर में से हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, हमने जब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस देख लिया था, उसके एग्जाम्पल देख लिया, तो अब हम एलिमेंट पढ़ने चल रहे हैं। एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो एलिमेंट में क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, एलिमेंट जो है ना, अगर हम तत्व की बात करें तो सबसे मतलब कहा जाता है कि ये शुद्ध होता है। ये क्या होता है? शुद्ध होता है। तो अगर हम बात करें कि दो चीज़ें मतलब अगर शुद्ध पदार्थों में अगर देखा जाए कि पदार्थ में शुद्ध क्या है, तो दो शुद्ध पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं। एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। एक तत्व होता है और यौगिक होता है, यानी एलिमेंट और कंपाउंड। तो हम उसी एलिमेंट को पढ़ने चल रहे हैं। तो जब हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो तत्व एक वह शुद्ध पदार्थ है ना जिसे हम मतलब अन्य भागों में तोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? शुद्ध तत्व ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसका सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण अगर हम लिखें यहाँ पर, अगर पहला इसका बनाए हैं लाइन, तो लिख सकते हैं कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है। अभी तक जितने तत्व हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो तत्व प्राप्त हुए हैं, कुल 118 तत्व प्राप्त हुए हैं। कुल 118 तत्व प्राप्त हुए हैं। इस 18 तत्व में 92 तत्व जो हैं वो प्रकृति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, 92 तत्व क्या है? प्रकृति में देखने को मिलते हैं। 92 तत्व जो हैं क्या है? प्रकृति में देखने को मिलते हैं, यानी प्रकृति से हमें डायरेक्ट 92 तत्व प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 92 तत्व जो हमें प्रकृति में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 118 में से। अब कहा रहा है कि ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, कि जो अंतिम तत्व खोजा गया था उसे क्या कहा गया है? तो एनु क्या कहा गया है? तो अणुसेप्टियम कहा गया है। क्या कहा गया है? अणुसेप्टियम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो हम लिख सकते हैं सबसे अंत में खोजा गया तत्व अणुसेप्टियम है। अणुसेप्टियम
है, सबसे अंत में खोजा गया तत्व अनुसेप्टियम है। ठीक है, सबसे अंत में खोजा गया तत्व क्या है? अनुसेप्टियम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहले तत्व के बारे में थोड़ा सा एक मतलब डिफाइन। अब हम तत्व को भी डिफाइन करेंगे। तो तत्व तीन होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपके चीज़ों को मतलब समझिएगा कि तत्व को हमने तीन भागों में डिफाइन किया है। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हमने जान लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे की तरफ, धीरे धीरे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि धरातल पे हमारे जो जमीन है, जो धरातल है, उसमें कौन कौन सा तत्व है, ठीक है, उसको बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। तो भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व का क्रम, अगर हम बात करें भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व, और वो भी किस क्रम में? तो जैसे बड़ा से छोटा के क्रम में, बड़ा से छोटा यानी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, उससे कम कौन पाया जाता है, उससे कम कौन पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद कौन पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? तो हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है, और फिर आयरन पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम और आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम और आयरन। अच्छा, ये कार्बन हटा दीजिए, अभी ये कार्बन हटा दीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। ये देखिए आपका अधातु है, ये उपधातु है, और ये धातु है। एल्युमिनियम और धातु और आयरन क्या है? धातु है। फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, फिर सिलिकॉन पाया जाएगा, फिर एल्युमिनियम पाया जाएगा, और फिर क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? तो भू प्रॉपर्टी पर पाया जाएगा। अब क्या करते हैं, अब धातुओं का क्रम देख लेते हैं। तो भू प्रॉपर्टी पर ये पहला था आपका, ये पहला था। अब भू प्रॉपर्टी पर धातुओं का क्रम, भू प्रॉपर्टी पर धातुओं का क्रम, भू प्रॉपर्टी पर धातुओं का क्रम। तो सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? सबसे अधिक पाया जाएगा एल्युमिनियम। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? एल्युमिनियम पाया जाएगा। अभी एल्युमिनियम के बारे में भी खूब अच्छे से बात होगी, घबराइएगा नहीं। एल्युमिनियम होगा, फिर क्या है? आयरन होगा, फिर क्या होगा? एल्युमिनियम हो गया, फिर क्या हो गया? आयरन हो गया, फिर क्या होगा? कैल्शियम होगा, फिर क्या होगा? सोडियम होगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे, सोडियम होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले धातुओं का क्रम क्या है? एल्युमिनियम, आयरन, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम हो गया। अगर हम बात करें तो अकेले, अगर हमें देखना हो कि अकेले क्या क्या चीज़ें अधिक पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सिलिकॉन है, ये 28% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 28% सिलिकॉन पाया जाता है। 28% पूरे भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, 28% सिलिकॉन पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसकी बात कर रहे हैं? तो उपधातु। ऑक्सीजन तो 46.6% है। ऑक्सीजन की बात करें तो 46.6% है, 46.6%। इसको लिख भी लीजिएगा, 46.6% ऑक्सीजन है। भाई ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है ऑक्सीजन, 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उपधातु में तो 28% कौन पाया जाता है? तो 28% सिलिकॉन पाया जाता है। 28% क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। अगर हम यही भी बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जो है हमारा, वो पाया जाता है 8.1%। 8.1% क्या पाया जाता है? हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है। 8.1% जो होता है हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है। अगर हम यही बात करें आयरन की,
तो 5% आयरन पाया जाता है। 5% क्या है? आयरन पाया जाता है। 5% क्या है? आयरन पाया जाता है। याद रखिएगा, आयरन कितना? 5% पाया जाता है। 8.1% एल्युमिनियम पाया जाता है। 5% आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, जबकि सिलिकॉन 28% पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं तो कैल्शियम है 3.5%। कैल्शियम है 3.5%। कैल्शियम जो है वो कितना है? 3.5%। और सोडियम कितना है? 3% है। सोडियम कितना है? 3% है बेटा जी। सोडियम कितना है? 3% है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ये आई हुई चीज़ें हैं, इस वजह से मैंने आपको इसको बता दिया और रिवाइज करा दिया कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन 46.6% होता है, जबकि वहीं क्या सिलिकॉन क्या है आपका? 28% है। एल्युमिनियम 8.1% है। ठीक है, आयरन 5% है। कैल्शियम 3.5% है। सोडियम 3% पाया जाता है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इसी में क्रम में बात कर लें कि मानव शरीर में सबसे कौन सा तत्व का क्रम क्या होता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम देख लीजिए, तो उसको देख लीजिए। इधर हो गया, चलिए हम लिखेंगे मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम देख लीजिए। मानव शरीर में तत्वों के कौन से क्रम, किस क्रम में पाए जाते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। फिर कार्बन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर कार्बन पाया जाएगा, फिर क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन। फिर नाइट्रोजन पाया जाएगा, फिर कैल्शियम पाया जाएगा। नाइट्रोजन हो गया और फिर कैल्शियम हो गया। ये है आपका क्रम, ये है आपका क्रम। ठीक है, पहले ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। अब ये शुरू के जितने हैं, ये आप देखिए, ठीक है, ये जो है ये शुरू के क्या हैं? अधातु हैं। फिर बाद में ये शुरू के अधातु हैं, नाइट्रोजन तक क्या है? अधातु हैं। उसके बाद आपका कैल्शियम क्या है? क्या है आपका? तो कैल्शियम धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। क्या है भाई? तो मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो मैग्नीज है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? तो मैग्नीज है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? मैग्नीज है। ठीक है, कौन है? मैग्नीज है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बताइएगा कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हमने पढ़ लिया तत्व, अब हम पढ़ने चल रहे हैं कंपाउंड के बारे में, यानी यौगिक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यौगिक, कंपाउंड। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए, निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा
तो जो विलयन है या कुछ भी पदार्थ का निर्माण होगा उसे यौगिक कहेंगे। ठीक है, जिन तत्वों से ये मिलकर बना होता है, ठीक है, उस जिन तत्वों से ये मिलकर बने होते हैं उन तत्वों का गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो या दो से अधिक तत्वों से, ठीक है, अधिक तत्वों से, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलकर बने हुए, ठीक है, पदार्थ को यौगिक कहते हैं। पहली चीज हो गया। और इसमें क्या है, जिस तत्वों से वो बने होते हैं उन तत्वों का गुण इनमें विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, जबकि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, अणु होता है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। हमें लिखना है, क्या लिखना है, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाने, आपस में नहीं, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, देखिए निश्चित अनुपात में, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। इसमें जो तत्व मिले होते हैं उनके गुण इसमें विद्यमान नहीं होते हैं, विद्यमान नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिन तत्वों से ये बन रहा है निश्चित अनुपात में मिलाने पर उसके जो गुण हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं। यौगिक के, देखिए यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अणु कहा जाता है। याद रखिएगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, तो अणु कहा जाता है। याद रखिएगा बेटा जी, ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है। तो इतना हमने जान लिया यौगिक के बारे में कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, तो सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो अणु होते हैं। अब देखिए, इसी में हम इसको अणु के प्रकार के रूप में देखेंगे कि अणु के प्रकार कितने होते हैं। तो अणु के प्रकार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है तत्व के अणु और एक होता है यौगिक के अणु। तत्व के अणु जो होते हैं वो सम अणु होते हैं, जबकि यौगिक के जो अणु होते हैं वो विषम अणु होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें, समझिएगा चीज़ों को। देखिए मैं क्या कहने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सम अणु
ठीक है, जिसे तत्व कहा जाता है यानी तत्व के अणु, और विषम अणु जिसे यौगिक के अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम अणु। या तत्व के अणु, तत्व के अणु विषम या कहा जाता है यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, ठीक है। यही हो गया आपका, क्या हो गया आपका, दो भागों में इसको बांट दिए अणु के प्रकार, ठीक है। सम अणु अथवा तत्व के अणु यानी जो समान टाइप के होते हैं उसे तत्व के यानी सम अणु यानी अथवा तत्व के अणु, ठीक है। तो ध्यान से अब हम इसके बारे में, पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल भी जानेंगे। सुनिएगा ध्यान से। ऐसे अणु जो समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे दो हाइड्रोजन हमने ले लिया, दो हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे अणु जो समान प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनकी संरचना किसे होती है, तो समान प्रकार के जब आपस में परमाणु मिलते हैं, समान प्रकार के परमाणु का जब संयोजन होता है तो अणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अणु क्या कहलाते हैं? सम अणु कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, समान प्रकार के परमाणुओं की, ठीक है, समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बनने वाला अणु क्या कहलाता है? सम अणु कहलाता है, यानी तत्व कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, ठीक है। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, यानी क्लोरीन का क्या हो गए, ये सम अणु में आते हैं। तो हमने क्या बोला है? सम अणु के बारे में बोला। अब विषम अणु के बारे में सुनिए। तो ऐसे अणु जो क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के आपस में संयोजन से, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के परमाणु के संयोजन से बनते हैं, तो उसे विषम अणु कहा जाता है, यानी यौगिक के अणु कहा जाता है, ठीक है। यौगिक के अणु कहा जाता है, यौगिक के अणु कहा जाता है। जैसे H2O, CO2, ठीक है, समझ में आया? CO2 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके, किस में आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे आपके उदाहरण कौन से बनेंगे? तो विषम अणु के उदाहरण बनेंगे, विषम अणु के उदाहरण बनेंगे। HCl भी ले लेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये विषम अणु के क्या बन रहे हैं? उदाहरण बन रहे हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें क्या लिखना है? तो हमें लिखना है सम अणु यानी तत्व के अणु। सम अणु अथवा तत्व के अणु, ठीक है। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। ऐसे अणु जो समान प्रकार के तत्व के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के या तत्व के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, सम अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम अणु कहलाते हैं। सम अणु कहलाते हैं, ठीक है। होमो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? तो होमो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। होमो मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, होमोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे अणु जो समान प्रकार के तत्व के परमाणु के संयोजन से बनते हैं सम अणु कहलाते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है, सम अणु कहलाते हैं, होमोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, अणु सम अणु होते हैं। जैसे O2 H2 N2, ठीक है, क्या कर सकते हैं इत्यादि, ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। Cl2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आई बात, Cl2 भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं। तो जो आपको मतलब समान प्रकार के परमाणु से के संयोजन से बनते उसे सम अणु कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विषम अणु के बारे में, विषम अणु के बारे में। तो चलिए देखिए विषम अणु के बारे में। हीट्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इनको। देखिए हम किसकी बात करने चल रहे हैं, ठीक है, हीट्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, तो हीट्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, हीट्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर या उनके संयोजन से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो हीट्रोमॉलिक्यूल्स यानी विषम अणु कहा जाता है, विषम अणु कहा जाता है। जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, HCl हो गया, ये सारे क्या हैं, विषम अणु कहलाते हैं। और सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं, सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं। ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी प्रकार के यौगिक में विषम अणु पाए जाते हैं, सभी यौगिक विषम अणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषम अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे H2O, ठीक है, H2O, CO2, CO भी हो सकता है, ठीक है, CO भी हो सकता है, तो इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, ये सब क्या है, विषम तरह के परमाणु होते हैं, ठीक है, विषम अणु के परमाणु होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका, क्या हुआ, आपने क्या पढ़ लिया, तो आपने किसके बारे में पढ़ लिया, तो हमने यौगिक विषम अणु यानी यौगिक के अणु के बारे में पढ़ लिया, यौगिक के अणु के बारे में पढ़ लिया।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ों को जानना है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे एटॉमिसिटी के बारे में, यानी परमाणुकता के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, अब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है। परमाणुकता क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, एटॉमिसिटी के बारे में जानेंगे, यानी परमाणुकता क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से चर्चा करना है, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक, ठीक है, दोनों की बात करें, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में, एक अणु के निर्माण में, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। उस तत्व या यौगिक की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। फिर से सुनिएगा, किसी तत्व या यौगिक में एक अणु के निर्माण में, ठीक है, एक अणु के निर्माण में जो परमाणुओं की संख्या यूज होती है या प्रयोग की जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। तत्व या यौगिक की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बताने चल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं किसी तत्व या यौगिक के एक अणु के निर्माण में, एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता कहते हैं, क्या कहते हैं, उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, और अब कह रहा है कि परमाणुकता के आधार पर अणु को 4 भागों में, यानी अणुओं को 4 भागों में बांटा गया। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। एकल परमाणु होते हैं, ठीक है, जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। एकल परमाणु में हीलियम भी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आपका आयरन भी आ जाता है, ठीक है, समझ में आया, आयरन भी आ जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। निकिल भी आ जाता है, ठीक है, ये सब क्या है, एकल परमाणु में आ जाते हैं। द्विपरमाणु में हाइड्रोजन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। जल आ जाता है, त्रिक परमाणु में आ जाता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो चतुर्थ परमाणु में आ जाता है। सल्फर जो है वो बहु परमाणु में आ जाता है, सल्फर S8 तक चलता है, तो इसे बहु परमाणु में रखा गया है। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में उपस्थित यौगिकों का क्रम क्या है। मानव शरीर में उपस्थित यौगिकों का क्रम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर में उपयुक्त यौगिकों का क्रम, उपयुक्त यौगिकों का क्रम। मानव शरीर में जो यौगिक है हमारे शरीर में, उनका क्रम क्या है, तो सबसे अधिक तो जल ही है। सबसे अधिक क्या है, तो हमारा H2O है। सबसे अधिक क्या है, H2O है, सबसे अधिक H2O है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोटीन है। क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, तो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है बेटा, क्या है, प्रोटीन है। फिर क्या है, तो फैट है। फिर क्या है, फैट है। फिर क्या है,
फैट है। फिर उसके बाद क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बो, ठीक है, कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले जल है, उसके बाद प्रोटीन है, फिर फैट है, फिर कार्बोहाइड्रेट है। हमारे मानव शरीर में पाए जाने वाला क्या है, ये यौगिक है। जल है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर प्रोटीन है, तीसरे नंबर पर फैट है, चौथे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है। बेटा याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिनको हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यौगिक की बात कर लिए थे। यौगिक में जो तत्वों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, तो यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात कैसा होता है, तो निश्चित होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात कैसा होता है, तो हमने निश्चित होता है। अब ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जिसमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यानी अब हम पढ़ने चल रहे हैं मिक्सचर के बारे में, यानी मिश्रण के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। क्योंकि मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में उठाकर मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में उठाकर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और ऐसे मिश्रण जो होते हैं उसमें कोई भी तत्व का निश्चित अनुपात नहीं होता है, तत्व का निश्चित अनुपात नहीं होता है। और इसमें जो भी तत्व या अवयव मिलाए हैं उनके गुण मौजूद होते हैं, जबकि हमने यौगिक में पढ़े थे वो अपने गुण को खो देते हैं, वो अपने गुण को खो देते हैं, यानी तत्व का गुण जो होता है उसमें विद्यमान नहीं होता, इसमें तत्व का गुण विद्यमान होता है, ठीक है। अब जैसे हम जान ले कि समझे तो हवा, ठीक है, हवा में तो कई से होते हैं, बारूद हो गया, चीनी पानी का घोल हो गया, नमक पानी का घोल हो गया, ठीक है। और मिश्रण की संरचना भी तय नहीं की जा सकती क्योंकि वो निश्चित अनुपात में है ही नहीं। जब निश्चित अनुपात में नहीं है तो मिश्रण का जो संरचना है वो तय नहीं की जा सकती है। तो हम किसके बारे में चल रहे हैं पढ़ने, तो मिश्रण के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। मिक्सचर के बारे में हम चल रहे हैं पढ़ने, ठीक है, मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखिए, मिश्रण के बारे में समझिएगा चीज़ों को। मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, एक किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में पदार्थों का गुण विद्यमान होता है। इसी कारण मिश्रण की संरचना निश्चित नहीं होती है।
निश्चित नहीं होती। मिश्रण की संरचना निश्चित नहीं होती है। मिश्रण की संरचना निश्चित नहीं होती है। जैसे नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, ठीक है। बारूद, ठीक है, बारूद, बारूद, हवा इत्यादि। देख लीजिए बेटा, चलिए अब देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अच्छा, इसमें एक चीज़ और सुन लीजिए, जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं, ठीक है। सभी मिश्रण होते हैं। जैसे पीतल कांसा हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका? क्या है? तो मिश्र धातु होते हैं और सभी क्या होते हैं? मिश्रण में आते हैं। तो मिश्रण के प्रकार कौन कौन से? तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए पहले देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण और क्या होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण को अगर साधारण शब्दों में समझे तो अणुओं के बीच में क्या होता है? स्थान नहीं होता है। सभी अणु आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं ना, इस तरह से मतलब उनका जो प्रतिभाग होता है यानी उनका मिश्रण जो होता है वो एकदम आपस में सभी एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए उसे समांगी मिश्रण। जैसे अब हम इनको कहें हैं तो जिस मिश्रण में, ठीक है, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग में, ठीक है, तत्वों के या पदार्थों के सभी गुण विद्यमान हो, सभी गुण समान हो या विद्यमान हो, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कह दें कि दो या दो से अधिक क्या ले लीजिए? मिश्रणित द्रव को ले लीजिए और उसका मिश्रण बनाइए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे चीनी पानी का घोल या नमक चीनी पानी का घोल, ठीक है, या कहा जाए अल्कोहल और जल का मिश्रण, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। तो जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग में, ठीक है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सभी गुण एक समान हो, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सभी गुण एक समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या कह रहा हूं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में सभी गुण समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे नमक पानी का घोल या
कॉमा चीनी, नमक तथा पानी का घोल। और क्या, जल तथा एल्कोहल का घोल, जल तथा एल्कोहल का घोल। ठीक है, जल तथा एल्कोहल का घोल, जल तथा एल्कोहल का घोल। ठीक है, चीनी, नमक तथा पानी का घोल। ये हो गया बेटा जी, ये चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। ये चीज़ें हैं समांगी मिश्रण के बारे में हो गया। ठीक है, समांगी मिश्रण के बारे में। सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलयन कहलाते हैं। ठीक है, सभी समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलयन कहलाते हैं बेटा, याद रखिएगा। ये हो गया आपका समांगी मिश्रण के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए विषमांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं। विषमांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब मिश्रण में ठीक है, या मिश्रण के प्रत्येक भाग के, ठीक है, प्रत्येक भाग के गुण एक समान न हो। जब मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान न हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। ठीक है, रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, ठीक है, एक समान नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग में या प्रत्येक भाग के गुण एक समान न हो। ठीक है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान न हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान न हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत पानी का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, तेल जल का मिश्रण, ये सारे चीज क्या हैं? तो विषमांगी मिश्रण है। जैसे में देख लीजिए, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, रेत तथा पानी का मिश्रण। ठीक है, ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अधिकांश जो मिश्रण विषमांगी ही होते हैं। विलयन और अधिकांश मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन और मिश्र धातु जो होते हैं समांगी मिश्रण होते हैं। बाकी उसके बाद जो होते हैं वो विषमांगी मिश्रण में देखने को मिलते हैं। विषमांगी मिश्रण में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, विषमांगी मिश्रण में देखने को मिलते हैं। अब जब हमने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया
तो मिश्रण को अलग करने की अब विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण को अलग करने की विधियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, एक एक करके मिश्रण के अलग करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे आसवन विधि, ठीक है, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे हम लोग रवाकरण विधि, जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिर प्रभाजी आसवन विधि पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर भाप आसवन विधि पढ़ेंगे, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तो स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, यानी निस्पंदन जिसको कहा जाता है। फिर विलयीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। फिर विसरण पढ़ेंगे, विसरण जो होता है वो किस तरह से होता है। और अच्छा, विसरण के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। विसरण कौन सी प्रक्रिया है, आपको मैंने अभी जो मतलब इसे ठोस द्रव गैस का जो क्रम लिखा रहा था, उनके गुणों के बारे में बता रहा था, उसमें विसरण की बात हुई थी। तब मैंने कहा था कि मैं छोटी छोटी परिभाषाओं को नहीं बताऊंगा, कृपया आप उसको पढ़िए अपने से। तो आप पढ़िए। अगर हम मैं बात करूं कि विसरण किसे कहा जाता है, तो सुनिएगा, विसरण के बारे में सुन लीजिएगा, लेकिन आप अधिकतर करके उन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब घनत्व में अंतर देखने को मिले, क्या देखने को मिले, तो जब घनत्व के अंतर रहने के कारण गैसों का मिलना क्या कहलाता है, गैसों का मिलना विसरण कहलाता है। यानी घनत्व में जब अंतर रहेगा, रहने के कारण, जब घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। देखिए भाई, जितना मुझे आपको देना चाहिए, जितना आपका सिलेबस एनटीपीसी का है, ठीक है, और ये आप मत समझिए कि ये आपको पीआरटी में नहीं काम देगा, ठीक है। टेट, सीटेट या आपका सुपर टेट जो होगा उसमें काम नहीं देगा, देगा। मैं प्रचार करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कंफर्म है कि अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी में ही बूस्ट मिलेगा, आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी, आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कम से कम लोग देखते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपको मैं फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत बुरी चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत बुरी चीज़ें प्रसारित भी हो रही हैं, और लोग बड़े शौक से देखते हैं, ठीक है, हर चीज़ें शौक से देखते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों को फैलने में टाइम लगता है, मैं यही जानता हूँ। अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच जाने में टाइम लगता है। तो मैं अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, तो लोगों के बीच में पहुँचने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ लोगों के बीच में पहुँचेगी, ठीक है। और एक दिन न एक दिन जो मेरा जो प्रयास है वो सफल रहेगा, और इसी के कारण मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि इसी क्रम में अब 2-2, 3-3 क्लासें चलेंगी। तो अभी आपको ये मिल जा रहा है 5 बजे, अगर आपको ये मिलेगा, ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर, तो उसके जस्ट बाद आपको बायो का भी चैप्टर मिलेगा। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका का विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, और उसको भी अच्छे से आपके सामने रखूंगा मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है, भले आप करिए चाहे ना करिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि इसको बार बार मैं यही कहूँगा कि लोगों के पास क्या पहुँचे, शेयर करिए। आप मेरे में जुड़े हुए 156 लोग हैं, ठीक है, 156 लोग हैं। अगर आप धीरे धीरे लोगों के बीच में ले जाएंगे तो चीज़ें बढ़ेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, और मेरे पास जितना नॉलेज है आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं ध्यान देता रहता हूँ कि मेरा बोर्ड किस तरह से, आप देख रहे हैं कि बोर्ड किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। मैं बार बार सही करता हूँ, कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम है उसे सही करता रहता हूँ, और सामने एक स्क्रीन लगा के रखा हूँ ताकि मैं देखता रहूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वो गलत तो नहीं हो रहा है। अगर थोड़ी भी चीज़ें गड़बड़ होती है तो उसको जाके बनाता हूँ। मेरे साथ इस समय कोई सपोर्ट में नहीं है, मैं सिर्फ अकेले ये पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।